वेलकम बच्चों, एंड टुडे वी आर बैक विद द नेक्स्ट लेक्चर फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 नहीं है, अभी लेक्चर नंबर 6 नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो फिर आज हम क्या कर रहे हैं बच्चों? आज हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रिवीजन, हमने इसको बोला है क्रिटिकल रिवीजन करने वाले हैं। नाउ व्हाट इज दिस क्रिटिकल रिवीजन, और ये रिवीजन क्रिटिकल क्यों है? क्रिटिकल रिवीजन इसलिए क्योंकि अगर आप अब लास्ट 5 लेक्चर्स में हमने जो भी पढ़ा है उसको यहाँ पर रिवाइज नहीं करोगे और आगे बढ़ जाओगे तो फिर दिक्कतें आ जाएंगी। तो रिवीजन करना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे अगले चैप्टर्स की प्रिपरेशन के लिए, अगले चैप्टर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो आज हम लास्ट 5 लेक्चर्स का यहाँ पर रिवीजन लेकर आए हैं और देखते हैं कि हमने लास्ट 5 लेक्चर्स में क्या क्या सीखा है। बहुत कम टाइम में हमें ये देख लेना है। तो आप रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और रिवीजन किस तरीके से करना है, बट जो भी आपने अपने नोट्स बनाए हैं, आप रजिस्टर में मेंटेन किए हैं, उनको आप डेली देखिए। डेली देखते रहेंगे तो आपको रिवाइज होता रहेगा और आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे। ये इंपॉर्टेंस होती है हमारे नोट्स की, ठीक है ना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमने लेक्चर नंबर 1 में हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज में हमने क्या क्या देखा था? हमने सबसे पहले देखा कि चार्ज का कॉन्सेप्ट किस तरीके से बिल्डअप हुआ। फिर हमने देखा कि जो बेसिक चार्ज पार्टिकल्स हैं, बेसिक चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं किसी भी एटम के अंदर। सभी एटम्स के पास ये बेसिक चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें से प्रोटॉन के चार्ज को हमने बाय कन्वेंशन पॉजिटिव कहा और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नेगेटिव कहा। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज इज ग्रेटर देन नेगेटिव चार्ज, बल्कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का मतलब यहाँ पर होता है कि चार्जेस के 2 नेचर होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज हैज गॉट 2 नेचर एंड दीज नेचर्स आर अपोजिट नेचर्स। ये नेचर एक दूसरे के अपोजिट हैं और इसको हम पोलैरिटी भी बोलते हैं। इसको पोलैरिटी भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज पोलैरिटी। दिस इज ऑल्सो नोन एज पोलैरिटी। तो इसको पोलैरिटी भी कहा गया है। इलेक्ट्रिक चार्ज की पोलैरिटी 2 है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। फिर वहां से हमने आगे क्या सीखा कि अगर हम 2 ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं या 2 ऑब्जेक्ट से एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं, इसको फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। कि जब 2 ऑब्जेक्ट्स को रब किया जाए तो फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा उनके सर्फेसेस के बीच में, और जब दोनों को रब करते हैं तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट के कुछ इलेक्ट्रॉन्स दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफर होते हैं, प्रोटॉन्स ट्रांसफर नहीं होते हैं, याद रखना, ठीक है। क्योंकि प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के बहुत अंदर। तो जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं तो कोई एक ऑब्जेक्ट शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। दूसरे ऑब्जेक्ट के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज 1.6 10 to the power minus 19 कूलम है। कूलम ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक। 1.6 10 to the power minus 19 कूलम चार्ज ही इलेक्ट्रॉन के पास होता है और इतना ही चार्ज प्रोटॉन के पास होता है। प्रोटॉन वाले चार्ज को पॉजिटिव बोल दिया, इलेक्ट्रॉन वाले चार्ज को नेगेटिव बोल दिया। उसके बाद हमने सीखी थी 5 प्रॉपर्टीज, 5 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। 5 प्रॉपर्टीज में क्या क्या था? नंबर 1 प्रॉपर्टी, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। लाइक चार्जेस मतलब जो दोनों चार्ज एक जैसे होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। अनलाइक मतलब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। देन द सेकंड प्रॉपर्टी, जो हमने सेकंड प्रॉपर्टी करी थी, दैट वाज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या था? कि अगर आपको किसी भी सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज पता करना है तो उस सिस्टम के अंदर जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं, सारे चार्ज पार्टिकल्स के चार्जेस को उनके साइन के साथ लेकर ऐड कर दो, दैट इज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। तो आपको सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज मिल जाएगा। उसके बाद हमने सीखा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कुछ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरह था, जिससे हमें पता चलता है कि टोटल चार्ज जो इस यूनिवर्स का है वो कांस्टेंट है। जितना चार्ज इस यूनिवर्स में पहले दिन था उतना ही आज भी है, उतना ही लास्ट डे रहेगा, ठीक है। ये होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। या फिर यूं कह लीजिए कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो कभी नहीं बदलेगा। उस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर कितनी हलचल हो जाए, कितने ही एक्सपेरिमेंट हो जाए, वो चार्ज नहीं बदलता है, ठीक। आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स ऐसा सिस्टम जो अपने आप में बिल्कुल अकेला हो, जिसे अपने बाहर से कुछ लेना या देना नहीं है, उसको आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ी सी नई तरह की प्रॉपर्टी थी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में ही किया था। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हमें एक फॉर्मूला मिला था Q इज इक्वल्स टू NE। यहाँ पर N क्या होता है? Q होता है टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो उस चार्ज को लाने के लिए ट्रांसफर हुए हैं, E होता है मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज, दैट इज 1.6 10 टू द पावर 19 कूलम, इसको हम E बोलते हैं, याद है ना आपको, इसको E बोलते हैं, इट इज अ कांस्टेंट, ठीक। तो E इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज। तो क्या कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? टोटल चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल, n तो एक इंटीजर हो गया ना, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब ट्रांसफर होते हैं तो या तो 1 होगा या 2 होंगे या 3। अगर आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में दिक्कत है तो अभी सजेस्ट करता हूँ लेक्चर नंबर 1 जाकर देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझाया है, टाइम लेकर समझाया है, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है वहां पर, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज द फोर्थ प्रॉपर्टी और ये थर्ड था। तो टोटल चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज, दैट इज 1.6 10 टू द पावर 19 कूलम। और लास्ट प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी थी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होता है वो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ऑब्जेक्ट चाहे रेस्ट पर हो या मोशन में हो, ऑब्जेक्ट का चार्ज जितना था उतना ही रहेगा, मास चेंज हो जाता है, ठीक है, लेकिन चार्ज कभी चेंज नहीं होता। ये था हमारा सब कुछ लेक्चर नंबर 1 में। इस तरीके का रिवीजन आप देखा करो, इस तरीके का रिवीजन करा करो, नोट्स उठाओगे, रोजाना रिवाइज करोगे तो ऐसी चीज़ें जो मेन मेन चीज़ें लेक्चर के अंदर होती हैं वो आपको सब याद आ जाएंगी। दैट इज़ वाई मैं बोल रहा हूँ कि ये बड़ा ही क्रिटिकल रिवीजन है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है ना। फिर आया था हमारा लेक्चर नंबर 2 जिसमें हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था कि दो चार्जेस अगर एक दूसरे के आसपास होंगे तो वो किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं आपस में। क्या था वहाँ पर? वो दोनों चार्जेस पॉइंट होने चाहिए, वो दोनों चार्जेस रेस्ट पर होने चाहिए। सो 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट एक्सर्ट ऑन ईच अदर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स था ना, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं वो एक दूसरे पर, दे एक्सर्ट ऑन ईच अदर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। और वो फोर्स किस तरह की थी? द फोर्स वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। अगर वो दोनों चार्जेस हैं जो पॉइंट है रेस्ट पर है Q1 एंड Q2 और उनके बीच का डिस्टेंस है R, तो वो फोर्स Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। इस तरीके से होती है फोर्स। और वो फोर्स चार्जेस को अपने किस मीडियम में रखा है उस मीडियम पे डिपेंड करती है। तो यहाँ जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है कि मीडियम का नेचर क्या है। मीडियम एयर है या मीडियम कोई दूसरा गैस है या मीडियम कोई लिक्विड है, वाटर है, ऑयल है, कुछ भी हो सकता है। आपने चार्जेस को हो सकता है किसी ऑयल में डाल दिया हो तो उस ऑयल का के अलग होगा, अगर आपने चार्जेस को एयर में रखा है तो एयर का के अलग होगा। ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पर। तो ये हो जाता है हमारा कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मैथमेटिकल फॉर्म, जो किसी भी मीडियम में लगता है, फॉर ऑल मीडियम, किसी भी मीडियम में लग जाएगा, उसका के पता होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास जो मीडियम है वो फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस, तो फिर फ्री स्पेस में के की वैल्यू हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। याद है ना, इसकी वैल्यू थी 9 × 10⁻⁹, यूनिट थी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और यहाँ पर जो ये एप्सिलॉन है, मैंने अच्छे से बताया था लेक्चर 2 में, ये क्या होता है? ये होता है परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट का मतलब है यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी हमें क्या बताता है कि गिवन मीडियम में दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगने की कितनी परमिशन मिलती है, ये होता है परमिटिविटी का मतलब, ठीक। और अगर आपके पास कोई और मीडियम है जहां पर आप कैलकुलेट करना चाहते हो कि उन दोनों चार्जेस के बीच में कितनी फोर्स लगेगी, तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला हमने वहां पर ड्राइव कर लिया था कि उस दूसरे मीडियम के अंदर अगर फोर्स F है तो फ्री स्पेस वाली फोर्स को उस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। इसको दो नाम है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह लो या रिलेटिव परमिटिविटी कह लो। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड कर दोगे अगर आप फ्री स्पेस वाली फोर्स को, तो आपको गिवन मीडियम में उन चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स मिल जाएगी एट द सेम डिस्टेंस, व्हेन दे आर प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस। ये याद रखना, ठीक है। अब ये जो चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स कैसी होगी? ये फोर्स
एक्ट करती है ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। ये भी हमारे स्टेटमेंट का पार्ट था, कूलम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है। तो लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस तो यही है ना मेरे पास, दिस इज द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। लेकिन ये फोर्स रिपल्सिव भी हो सकती है और अट्रैक्टिव भी हो सकती है, और ये हमने कहाँ सीखा था? ये फोर्स रिपल्सिव भी हो सकती है और अट्रैक्टिव भी, ये हमने सीखा था चार्जेस की प्रॉपर्टी नंबर 1 में। देखो क्या लिखा है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, लिखा है ना। तो एक्चुअली जो कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो इस प्रॉपर्टी का इलैबोरेशन है, इस प्रॉपर्टी का ही तो इलैबोरेशन है ये, इस प्रॉपर्टी की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एक्चुअली है। देखो जब वो रिपेल करेंगे तो क्या इसका मतलब हुआ कि रिपल्सिव फोर्स लग रही है, और जब अट्रैक्ट करेंगे तो इसका मतलब होता है कि अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है। वो फोर्स जो रिपल्सिव है या अट्रैक्टिव है वो है कितनी, ये चीज हमें बताइए कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ने इस फॉर्मूले से, कि उस फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना होगा। अब अगर ये चार्जेस लाइक हैं तो ये रिपेल करेंगे और अनलाइक है तो अट्रैक्ट करेंगे। मैंने लेक्चर में ये डायग्राम बनाया था लाइक चार्जेस के लिए, आज मैं इसको बनाता हूं अनलाइक के लिए। अगर चार्जेस अनलाइक हैं तो Q1 ने Q2 को जिस फोर्स से अट्रैक्ट किया, Q2 Q1 को उतनी ही फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। सो द फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। इट मींस ये फोर्सेस न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करती हैं टू एवरी एक्शन। अगर आप इसको एक्शन मान लें, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये रिएक्शन होगा। और एक्शन एंड रिएक्शन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर लगते हैं। देखो एक्शन अगर Q2 पे हुआ है तो रिएक्शन Q1 पर हुआ है, ठीक है। तो ये यहां से हमारा अदर मीडियम में कूलम्स लॉ निकालने का तरीका, और यहाँ से रिलेटिव परमिटिविटी और डायरेक्टिव कांस्टेंट क्या होता है ये समझ में आया। और ये वाली अंडरस्टैंडिंग तो हमने कर ही दी थी उस लेक्चर में कि F is proportional to Q1, देखो F is proportional to Q2, yes, and F is inversely proportional to R square। इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। F is inversely proportional to R square, इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इट मींस जितना ज्यादा गैप इन दोनों चार्जेस के बीच में होगा उतनी ही कम फोर्सेस ये दोनों चार्ज एक दूसरे पर लगाएंगे। और ये चीज इस ग्राफ में दिखाई गई है, F का ग्राफ R के साथ, ठीक है। और F is proportional to Q1 का मतलब क्या है कि अगर Q1 चार्ज को आपने 2 टाइम्स कर दिया तो उनके बीच में लगने वाली फोर्स भी 2 टाइम्स हो जाएगी, या Q2 चार्ज को 3 टाइम्स कर दिया तो दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स भी 3 टाइम्स हो जाएगी, या दोनों चार्जेस को चेंज कर दिया, मान लो Q1 को 2 टाइम्स और Q2 को 3 टाइम्स, तो 2 3 6 टाइम्स हो जाएगी इनके बीच में लगने वाली फोर्स। इस तरीके के क्वेश्चन 1 मार्क में आते रहते हैं, ये मैंने आपको लेक्चर में भी डिस्कस करके दिखाए थे। ये हमारा था कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर 2 में। उसके बाद हमारा था लेक्चर नंबर 3। वहां पर क्या किया हमने, वहां पर हमने सीखा था वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। भाई कूलम्स लॉ क्या देता है, कूलम्स लॉ आपको बताता है कि जो 2 चार्जेस हैं उनके बीच में जो फोर्स लग रही है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या है, दैट इज के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैग्नीट्यूड तो निकल गया, लेकिन फोर्स क्या थी, वेक्टर क्वांटिटी होती है ना फोर्स, तो उसका डायरेक्शन कैसे पता चलेगा। क्या हम इस फॉर्मूले में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस, अगर आप इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखो तो उसी को बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ में वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ये वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ भी जब हमने लेक्चर नंबर 3 किया था, लेक्चर नंबर 3 में हमने किया था इसको, तो अनलाइक चार्जेस के लिए मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था। आज मैं अनलाइक के लिए करता हूं। अगर चार्जेस मेरे अनलाइक हैं तो Q1 Q2 को जैसे अट्रैक्ट कर रहा है वैसे ही करेगा। देखो Q1 ने Q2 को अट्रैक्ट किया, सपोज ये वाली फोर्स है F2, तो Q2 ने Q1 को इतनी ही मैग्नीट्यूड की फोर्स के साथ अट्रैक्ट किया होगा, फोर्स F1। और यहां पर हमारे पास इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर भी है R कैप, एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस Q1 एंड Q2, ये R डिस्टेंस है, ठीक है। R1 पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 था और R2 पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 था। तो यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम Q1 टू Q2, यूनिट वेक्टर मैंने आपको अच्छे से समझाया था लेक्चर में। ये क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसको हम यूज करते हैं डायरेक्शन बताने के लिए। और इसका एक फॉर्मूला है, आप कह लीजिए कि जिस भी डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर चाहिए उस डायरेक्शन में जो भी वेक्टर आपके पास अवेलेबल है उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। एंड साथ में ट्राइंगल दिख रहा है ना, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे तो ये R1 और R2 के साथ रिलेटेड है, लाइक दिस, R इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1। अगर ये चीज़ आपकी समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ अभी बोल रहा हूँ लेक्चर नंबर 3 जाकर देखो, वहाँ पर डिटेल में बताया है
वहाँ पर आपको जाकर समझ में आएगा, ठीक है, जाकर समझ में आएगा। तो हमारा जो वेक्टर फॉर्म था, वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं हम कि ये F1 फोर्स कितनी लग रही है, ये F1 फोर्स कितनी लग रही है, F1 फोर्स जो चार्ज Q1 पर लग रही है, दिस फोर्स इज ऑन चार्ज Q1, चार्ज Q1 पर ये फोर्स लग रही है, ये कितनी है, देखो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड तो यही है, मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा ना, लेकिन डायरेक्शन क्या है, जो आर कैप वाला डायरेक्शन है, चेक करो वही F1 वाला डायरेक्शन है क्या, बिल्कुल है। तो ये आपका आंसर हो गया F1 के लिए। F2 फोर्स भी तो उसका मैग्नीट्यूड भी तो यही है, हाँ मैग्नीट्यूड यही है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, F2 का डायरेक्शन जो आर कैप का डायरेक्शन है, आर कैप का डायरेक्शन फ्रॉम Q1 टू Q2 है, लेकिन F2 का डायरेक्शन तो अपोजिट है, तो यहां पर हम लगाते हैं एक माइनस साइन। F2 इज अपोजिट ऑफ F1, हम यहां पर ये बोल सकते हैं F2 इज इक्वल एंड अपोजिट ऑफ F1, ठीक है ना। ये आपका वेक्टर फॉर्म है इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर। हमने वेक्टर फॉर्म, अगर आप लेक्चर को ध्यान से जाकर देखोगे, वेक्टर फॉर्म को 3 तरीके से लिखा है, एक यूनिट वेक्टर की फॉर्म में, एक डिस्टेंस वेक्टर जो है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है r, उसकी फॉर्म में, और एक पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में। तीनों फॉर्म आपको लिखनी आनी चाहिए। उसके बाद हमने 4th लेक्चर हमारा आया था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ कूलम्ब्स लॉ। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हमें क्या पता चलता है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ कूलम्ब्स लॉ बताता है कि अगर मेरे पास कोई एक चार्ज है Q0, उसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ क्या था, देखो यहाँ पर तो अभी तक कूलम्ब्स लॉ ने क्या बताया कि अगर मेरे पास कोई चार्ज है Q2 और उसके ऊपर Q1 ने फोर्स लगाई तो वो कितनी होगी, F, और बदले में Q2 भी Q1 पे फोर्स उतनी ही लगाता है, वो बात अलग है। लेकिन अभी अगर आप Q2 पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करो तो Q2 पर Q1 ने कितनी फोर्स लगाई, F, ठीक है। बट अब Q2 की जगह चलो आप अपने मन में इमेजिन करो यहाँ पर Q0 है, तो Q0 ने Q1 से कितनी फोर्स फील करी, या Q0 पर Q1 ने कितनी फोर्स लगाई, मान लो वो F1 है, और अगर ये दोनों लाइक चार्जेस हैं तो फोर्स एक्स अलोंग द लाइन जोइंग द चार्ज, तो ऐसे लग जाएगी F1। Q2 सारे मान लो लाइक है, Q2 Q0 पर लगाएगा अलोंग द लाइन जोइंग द टू चार्जेस लाइक दिस F2, ऐसे Q1 Q2 Q3 सब अपनी अपनी फोर्सेस लगा रहे होंगे, लास्ट में Q1 आएगा, वो भी अपनी फोर्स लगाएगा अलोंग द लाइन जोइंग द टू चार्जेस Fn। इतनी सारी फोर्सेस F1 F2 F3 F4 F5 एंड अप टिल Fn लग गई हैं इस Q0 पर, तो इस Q0 पर रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलता है कि resultant force on Q0 is equal to vector sum of all these individual forces, ये बोलता है हमसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और लास्ट में हमने लेक्चर नंबर 5 में क्या सीखा था कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के न्यूमेरिकल्स कैसे अटेम्प्ट करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अगर वहाँ से एक न्यूमेरिकल आता है तो एटलीस्ट 3 मार्क्स का हो जाता है वो न्यूमेरिकल, 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का, ठीक है। तो वो न्यूमेरिकल कैसे आपको अटेम्प्ट करना है वो मैंने इस लेक्चर नंबर 5 में सिखाया है, वहाँ से आप इस लेक्चर से सीख सकते हो जाकर कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का न्यूमेरिकल कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। क्या इस न्यूमेरिकल को करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, वो सब मैंने इस लेक्चर के अंदर बताया है, ठीक है, या फिर न्यूमेरिकल करने का कुछ और मेथड है। तो आप जाइए देखिए लेक्चर नंबर 5 और वहाँ से कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं करा है। और जिन लोगों ने लेक्चर नंबर 1 to 5 कर लिए हैं उन लोगों के लिए ये पूरा का पूरा आज का क्रिटिकल रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे हमें क्या करना है, अब आगे इस रिवीजन को करने के बाद इन सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके आगे बढ़ना है, और आगे लेक्चर नंबर 6 जो आने वाला है नेक्स्ट वीडियो हमारा, उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से ही अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आगे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने हैं। तो सबसे पहली चीज़ अब हम स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका कॉन्सेप्ट क्या है उसको देखेंगे। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, आज का लेक्चर था हमारा पूरा का पूरा पिछले लेक्चर्स के रिवीजन के लिए। रिवीजन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, यही पढ़ाई का असली तरीका है कि आप अपनी पढ़ाई को छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में तोड़ दो और उन स्मॉल पार्ट्स की स्टडी करो। अब ये हमारा पहला स्मॉल पार्ट क्या था, देखो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ क्या रहे हैं, आपको याद है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, तो अभी तक हमने जो प्रॉपर्टीज डिस्कस की वो ये 5 प्रॉपर्टीज हैं,
और उनमें से इस प्रॉपर्टी को तो बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है कूलम्स लॉ के नाम से। तो अभी आपने देखा कि अगर दो चार्जेस एक दूसरे के आसपास हैं तो उनके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स ये प्रॉपर्टी है चार्ज की, मतलब फोर्स लगाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी आप सीखने वाले हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।